नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल RBNB कॉलेज श्री रामपुर से आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज हम सब 12वीं युवक भारती हिंदी के अंतर्गत दिए गए व्यवहारिक हिंदी का पाठ क्रमांक 14 पल्लवन का भाग क्रमांक 2 के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवन जिसके लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी, अर्थात यहाँ पर उन्हें एकांकीकार कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि पल्लवन को यहाँ पर एकांकिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पिछले भाग में हमने लेखक परिचय पढ़ा, विधा परिचय देखा और पाठ की पार्श्वभूमि भी देख ली। उसके साथ साथ पल्लवन की परिभाषा पर प्रकाश डाला। इतना ही नहीं, पल्लवन का अर्थ बताते हुए उसका संबंध निबंध के साथ जोड़कर उन दोनों में क्या अंतर है यह भी देख लिया। अब एकांकिका का दूसरा भाग हम शुरू करेंगे। तन्वी नाम का छात्रा अध्यापक से पूछती है, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? अध्यापक जवाब देते हुए कहते हैं, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने तन्वी। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। संसार में जितने भी महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सुसूत्रता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसका सामान्य अर्थ भी हमारे समझ में नहीं आता, परंतु जब जब उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में हम गोता लगाते हैं, गहराई में उतरते हैं, त्यों मर्मस्पर्शी भाव प्रकट होने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में जो बंद विचार होते हैं, जो गूढ़ विचार होते हैं, उसे धीरे धीरे से खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही भाव पल्लवन कहलाता है। इस भाव पल्लवन का हमारे व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका
होती है। किस प्रकार से अध्यापक समझाने लगते हैं, वर्तमान का युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे विज्ञान के युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ऐसे मौलिक विचारों को हम समझ नहीं पाते, तब यह पल्लवन ही हमारी सहायता करता है। इसलिए केवल विषयगत ज्ञान होना ही अनिवार्य नहीं होता, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार यह पल्लवन तैयार कर रहा है। इसलिए कहा गया है कि पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। अध्यापक आगे कहते हैं, जिस प्रकार से शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है, केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि एक उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद अगर आपको प्राप्त करना है, तो इस पद को प्राप्त करने के लिए पल्लवन नाम की कला को अवगत कराना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का ही उपयोग होता है। हम यहाँ यूँ कह सकते हैं कि हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन महत्वपूर्ण होता है, उपयुक्त होता है। ऐसे पल्लवन की अनेक विशेषताएं बताए गए हैं। इन विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक कहते हैं कि मैं आपको पल्लवन की विशेषता बता रहा हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं प्रकट कर रहा हूँ। पहली विशेषता है कल्पनाशीलता, दूसरी है मौलिकता, तीसरी है सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। अब हम इनका एक एक करके विश्लेषण कर देखेंगे। पहली विशेषता है कल्पनाशीलता। पल्लवन में कल्पनाशीलता का विशेष महत्व होता है। जो उक्ति, सूक्ति, काव्य पंक्ति दी जाती है, उसका अर्थबोध, भावबोध या काव्य विचार या विस्तार के लिए कल्पना की उड़ान भरना आवश्यक है। जो भी विचार या भाव आते हैं उसे तर्कयुक्त तरीके से
प्रस्तुत करते हैं, पर उसमें कल्पना के अतिरेक से बचना चाहिए। उसमें कल्पना की अतिशयोक्ति नहीं आनी चाहिए, तभी वह पल्लवन पढ़ने के लिए उचित साबित होगा। पहली विशेषता है कल्पनाशीलता, दूसरी विशेषता है मौलिकता। पल्लवन कर्म करते समय पल्लवनकर्ता को अंधा अनुकरण से बचना चाहिए। दूसरी उक्ति या विचार का समावेश नहीं होना चाहिए। मूल भाव या केंद्रीय भाव का ही विस्तार उसमें आना चाहिए। उसमें नयापन, ताजगी का भाव प्रेषित होना चाहिए। इस प्रकार से पल्लवन में मौलिकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि पल्लवन में मौलिकता का ध्यान रखा जाता है। तीसरी विशेषता है सृजनात्मकता। पल्लवनकर्ता के पास सृजन कर्म के लिए उर्वर मस्तिष्क का होना आवश्यक है। प्रतिभा के साथ सृजनात्मकता का संयोग होना चाहिए। उसे निरंतर पल्लवन कार्य में अभ्यासरत रहना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का पल्लवन कर सकता है। अतः इस कार्य के लिए सृजनात्मकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चौथी विशेषता है प्रवाहमयता। पल्लवन करते समय जब भाव, विचार और भाषा विस्तार करते हैं, तब विचारों में सहज गति, सहज प्रवाह होना आवश्यक है। उससे रोचकता आती है और पल्लवन उच्च कोटि का बन जाता है। इसलिए प्रवाहमयता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पांचवी विशेषता है भाषा शैली। पल्लवन के लिए लघु सूक्ष्म गद्य शैली का प्रयोग होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से भाव और विचार को स्पष्ट करने के लिए यथासंभव सरल और आसान शब्दों का चयन उसमें होना चाहिए। इसे व्यास शैली में लिखना चाहिए। अनावश्यक व्यर्थ विस्तार से हमें बचना चाहिए। विस्तार को सार्थक शब्दों के माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों में प्रस्तुत करना चाहिए। अगली विशेषता है शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन बहुत मायने रखता है। संस्कृत, अलंकृत, समास, क्लिष्ट शब्दों के चयन और प्रयोग से हमें बचना चाहिए। अगली विशेषता है सहजता। विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन सहज स्वाभाविक होना चाहिए। इसमें कृत्रिमता और बनावटीपन को स्थान नहीं देना चाहिए। मूल भाव से जुड़ने पर जोर देना चाहिए।
इससे प्रस्तुति में सहजता आती है। आखिरी विशेषता है स्पष्टता। सारे तथ्य, पल्लवन के लिए जिन तथ्यों का हम प्रयोग करते हैं वे सारे तथ्य शीशे की तरह साफ और स्पष्ट होने चाहिए। बंधे हुए विचारों और भावों को स्पष्ट इस तरह विस्तार देना है कि आसानी से भाव स्पष्ट हो और आलोचना भी कोई कर न सके। आखिरी और महत्वपूर्ण विशेषता है क्रमबद्धता। पल्लवन में क्रमबद्धता का विशेष महत्व होता है। दरअसल श्रेष्ठ पल्लवन का अपना अंदाज होता है। उसमें उक्ति तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारों को, भावों को सही क्रम से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, अन्यथा पल्लवन में विकृति आ जाती है। इस प्रकार से पल्लवन की विशेषताओं पर हमने प्रकाश डाला है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। पल्लवन लिखने की दो शैलियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। वह इस प्रकार है। अध्यापक कहते हैं इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही शुरू हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने अथवा लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही रोचकता, उत्सुकता भरे वाक्य हमें लिखने चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका हमें बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय का प्रतिपादन कर देना चाहिए तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उसका उपसंहार कर देना चाहिए। इस तरह से पल्लवन का विचार विमर्श करते हुए लेखक पल्लवन की प्रक्रिया की ओर प्रकाश डालते हैं, प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। उसे हम यहाँ पल्लवन की प्रक्रिया, पल्लवन के नियम या पल्लवन के सोपान भी कह सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन लिखने के लिए उसकी प्रक्रिया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण पहला नियम है कि विषय को भली भांति पढ़ना चाहिए, उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। दी गई उक्ति, दिया गया कठिन शब्द, दी गई कहावत, दी गई लोकोक्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार उसे पढ़ना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब कहीं उसका अर्थ स्पष्ट होने लगता है। जब उसका गूढ़ अर्थ समझ में आने लगता है तो फिर से उस पर सोचना चाहिए। तो पहला नियम है विषय को भली भांति समझना, पढ़ना, ध्यान केंद्रित करना और उसका अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः उस पर सोचना।
दूसरा नियम, दूसरी प्रक्रिया या उसका दूसरा सोपान है कि जो विषय दिया जाता है उसकी संक्षिप्त रूपरेखा हमें बनानी है। उसमें कुछ पक्ष, कुछ विपक्ष होते हैं, आते हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार विपक्षों को तर्कों के अनुसार कम कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, और अगर वह विपक्ष तर्क के अनुसार है तो उस पर भी विचार करके उसे रूपरेखा में स्थान देना चाहिए। अगर कोई तर्क संगत विपक्ष नहीं है तो उस अनुच्छेद को वहां से हटा देना चाहिए। पल्लवन की प्रक्रिया के अंतर तीसरा नियम बताया गया है कि जो शब्द दिया जाता है उस शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार उसका पल्लवन करना चाहिए। अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। पल्लवित किए जा रहे कथन को प्रक्रिया के माध्यम से नियमों के अनुसार उसे अन्य पुरुष में लिखना चाहिए। वहाँ पर हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे लेखक पल्लवन की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहते हैं, अर्थ और विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से उदाहरण तथ्य देकर उसे स्पष्ट करना चाहिए, परंतु दूसरी उक्ति का प्रयोग आप कर नहीं सकते। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता और मौलिकता, सरलता का होना आवश्यक है। पल्लवन लिखते समय वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। सामाजिक भाषा के प्रयोग से, अलंकारिक भाषा के प्रयोग से, अप्रासंगिक भाषा के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें यहाँ पर लेखक के मनोभावों का ही विस्तार विश्लेषण करना है। पल्लवन करते समय हमें इस प्रकार की आज़ादी नहीं होती। फिर एक बार देखिए, पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में ही होनी चाहिए।
पल्लवन करते समय व्यास शैली का ही प्रयोग उसमें होना चाहिए। समाज शैली को हम वहाँ नहीं ले सकते, अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का प्रयास आना चाहिए। प्रक्रिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विचार लेखक प्रकट करते हुए कहते हैं, पल्लवन में एक सीमा तक निबंधात्मकता का गुण होता है, परंतु हम उसे निबंध नहीं कह सकते। कुछ अंश तक निबंध का गुण आ सकता है, पर हम उसे निबंध कह नहीं सकते। वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में विषय का विस्तार जरूर होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है। इस प्रकार से लेखक ने प्रक्रिया और विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर हम एक उद्धरण के रूप में जो विचार दिया गया है, जिस पात्र ने पूछा है, उस पूछे हुए विचार पर भाव पल्लवन लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अविवेक आपदाओं का घर है। अच्छा सवाल गीत नाम के लड़के ने पूछा है। अविवेक आपदाओं का घर है, इस विषय पर भाव पल्लवन कीजिए, ऐसा पूछा जाता है तो अध्यापक उसका भाव पल्लवन या विचार विस्तार करने लगते हैं। अविवेक का अर्थ है अज्ञान। विवेक, बुद्धि, ज्ञान मानव की बहुत बड़ी संपदा है। विद्यार्थी मित्रों, संपत्ति है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असद कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए सोचने समझने की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। बिना विचारे किया गया कार्य मनुष्य को पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर जांच कर ही, कस कर ही उसे कहना चाहिए, तभी हमें जीवन का आनंद मिल सकता है। जीवन का आनंद विवेक में ही होता है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ कोई आनंद लेना चाहता है तो उसे वह जीवन का आनंद नहीं मिल पाता। वह अधिक से अधिक संकट में फंस जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेंगे जो कबीरदास जी का। विद्यार्थी पूछता है,
जो तोको काटा बुवै तो ही बोई तू फूल। उसकी अगली पंक्ति है विद्यार्थी मित्रों, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। इसका भाव पल्लवन प्रकट करते हुए अध्यापक कहते हैं, संसार में शुभ चिंतक बहुत कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना स्वाभाविक है और साधारण व्यक्ति यही करता है। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी होती है। सबके प्रति प्रेम की भावना रखना, प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए ना, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वाले को सरस उपयोगी तेल देती है। निष्पीड़न का अर्थ है निचोड़ना। जब सरसों को हम निचोड़ेंगे तो वह सरस हमें उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम पीड़ा देने वालों को, सताने वालों को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करना चाहिए, उसके मार्ग को साफ सुथरा बनाना चाहिए। उसके मार्ग में जो कांटे हैं उन कांटों को हटाना चाहिए। उसके रास्ते में हमें फूल बिछा देना चाहिए। फूल बिछाने वाला ही सदैव लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला स्वयं ही उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महापुरुषों का यही मत है। अतः हम अपकार करने वाले के प्रति उपकार करें। इस प्रकार से लेखक अध्यापक छात्र से अपना विचार प्रकट करते हैं और उस उक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।